नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित पुस्तक है आपकी। और इसमें अध्याय क्रमांक हम 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं और इसके अभ्यास प्रश्न हम हल कर रहे हैं, यानी कि अफवाह अध्याय है जिसके हम अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसमें अभ्यास प्रश्नों का पार्ट सेकंड है। और इसमें आपके सवाल नंबर 3 से लेकर 6 तक हम हल करने वाले हैं, जो कि आपके लघुतरात्मक टाइप के सवाल रहने वाले हैं। तो आपने पीछे इनके आपके अति लघुतरात्मक और बहुविकल्पात्मक क्वेश्चनों को हल किया है। और इस अध्याय में आपने क्या-क्या बातें पढ़ी है, तो इस अध्याय में आपने देखिएगा फटाफट से हम कुछ बातों का रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको सवालों के आंसर देने में सहायता हो। जैसे कि अध्याय का नाम क्या है? अफवाह। अध्याय का नाम क्या है? अफवाह। और अफवाह में क्या पढ़ा जाता है? आपके प्रवाहित जल और स्थिर जल को पढ़ा जाता है, यानी कि प्रवाहित जल और स्थिर जल को, यानी कि इसके अंतर्गत आपके पढ़े जाते हैं नदियां और झीलें। किनका अध्ययन किया जाता है? नदियां व झीलों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, नदियों को हमने किस रूप से अध्ययन किया है? नदियों को हमने दो भागों में बांटते हुए पढ़ा है। कौन कौन से दो भाग? एक तो आपने नदियां पढ़ी है हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां। और दूसरी कौन सी पढ़ी है? दूसरी पढ़ी है आपने प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालयी नदियां कौन कौन सी है? हिमालयी नदियों में आपने 3 प्रमुख नदियां पढ़ी है, और वो 3 प्रमुख नदियां कौन सी आती है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां और इनकी सहायक नदियां आपने पढ़ी है हिमालयी नदियों के अंतर्गत। फिर आपने प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ी है, इसमें कौन कौन सी पढ़ी? इसमें आपने महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और ये इनकी अन्य सहायक नदियां। इस प्रकार से आपने ये पढ़ी है, 2 प्रकार से इन नदियों का अध्ययन किया है। फिर आपने पढ़ी थी झीलें पढ़ी है। झीलों का आपने किस रूप में अध्ययन किया है? झीलों का आपने 2 प्रकार से अध्ययन किया है। एक तो आपने झीलें पढ़ी है प्राकृतिक झीलें। कौन सी पढ़ी थी? प्राकृतिक झीलें। और दूसरी पढ़ी आपने आपने कृत्रिम झीलें। दूसरी आपने पढ़ी है कृत्रिम झीलें। अब प्राकृतिक झीलें कौन सी थी? प्राकृतिक झीलें, इसमें भी आपके मीठे पानी की आती है और खारे पानी की आती है। एक झीलें आती है जिनका पानी क्या है? मीठा पानी है। दूसरी कौन सी आती है? जिनका पानी क्या है? खारा पानी है। अब ये झीलें कौन कौन सी थी आपके? इन झीलों का आपने देखिएगा पढ़ा है, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? जो प्राकृतिक झीलें हैं। जैसे जैसे आपने पढ़ा है वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आपने पढ़ी है डल झील। आपने ये आपके ना मीठे पानी की आपके प्रमुख झीलें देखी। खारे पानी की झीलों को आपने कहां से देखा? खारे पानी की झीलें आपने 2 रूपों में पढ़ी थी। एक तो आपने जो लेगून पढ़े हैं, जो समुद्र तट पर बनते हैं, और एक आपने अंतरदेशीय या अंतःस्थलीय झीलें पढ़ी है। जैसे लेगून के अंतर्गत आपने पढ़ा था चिल्का झील, आपने पढ़ी है कोलेरू झील, आपने पढ़ी है आपके पुलिकट झील, आपने पढ़ी है एक झील पढ़ी है जिसका नाम है सांबर झील, जो कि अंतःस्थलीय झील है। इसी प्रकार से सांबर के साथ में राजस्थान की बहुत सी छोटी छोटी झीलों की हमने चर्चाएं की, जैसे पचपदरा, डीडवाना, डेगना, कुचामन, रेवासा, ये झीलें थी। मीठे पानी की झीलों में और कौन सी देखी आपने? जैसे आपने देखा था लोकटक झील, जो कि आपके मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है यहाँ पर। इसी प्रकार से आपने देखी थी नैनीताल, भीमसागर, ऐसी आपने झीलें पढ़ी जो कि आपके मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें हैं। अब आपने कुछ कृत्रिम झीलें भी पढ़ी, और कृत्रिम झीलें सारी की सारी कैसी है? मीठे पानी की झीलें। जैसे जैसे आपने चर्चा की इसमें गुरु गोविंद सागर की। किसकी चर्चा की आपने? गुरु गोविंद सागर, जो कहां पर है? सतलज नदी पर आपके भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत बनाई गई है। इसी प्रकार से आपके हीराकुंड बांध परियोजना है। इसी प्रकार से राणा प्रताप सागर झील है। इसी प्रकार से आपके जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील। जयसमंद झील कहां पर है? जयसमंद झील आपकी आती है राजस्थान में, उदयपुर जिले के अंतर्गत। ऐसे ही आपकी आना सागर झील है, पुष्कर झील है, फौज सागर झील है, सिलीसेट झील है। ये राजस्थान में बहुत सी आपके मीठे पानी की झीलें कृत्रिम रूप से देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे राजस्थान में कृत्रिम रूप से मीठे पानी कितनी झीलें क्यों मिलती है? तो उसका कारण है कि भाई राजस्थान में वर्षा की कमी है, तो पानी को संरक्षित करने का कार्य राजस्थान में परंपरागत रूप से प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो यहाँ के राजा महाराजा, विभिन्न शासक
और यहाँ पर इन शासकों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी झीलों का निर्माण करवाया गया है इसी संदर्भ में कि भाई आपके वर्षा ऋतु में जो पानी आता है उसको इकट्ठा करते हुए उसको पेयजल और सिंचाई के रूप में हम काम में लेते रहे। तो इस प्रकार से आपने इस पूरे अध्याय के दौरान इन झीलों और नदियों का अध्ययन किया है। साथ ही फिर आपने नदियों के आर्थिक महत्व पढ़े थे, नदियों का, नदी प्रदूषण की और प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया है। उस समस्याओं के अंतर्गत आपने, जैसे आपने नमामि गंगे परियोजना, नमामि देवी नर्मदे परियोजना, साथ ही साथ आपने एकीकृत राष्ट्रीय मिशन के रूप में आपके नदी परियोजनाएं पढ़ी, नदी परियोजनाओं के संरक्षण के कार्य पढ़े जो 1985-1995 में चलाए गए थे। ऐसे आपने विस्तार से आपने अध्ययन किया है। आर्थिक महत्व भी आपने पढ़े थे। तो इस तरीके से आपके पूरे अध्याय का सारांश हो गया और अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों की ओर। अब देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके तीसरा सवाल। इसमें आपको पहले सवाल में पूछा है, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गों में बांटिएगा। देखो सवाल बहुत शानदार है। यहां पर आपके बहुत सारे नाम दे रखे हैं झीलों के, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी झीलें आपके प्राकृतिक झीलें हैं और कौन सी झीलें कृत्रिम झीलें हैं। जैसे नाम दे रखे हैं आपको, वुलर झील, नैनीताल, गोविंद सागर, बाड़ा पानी, सांबर, निजाम सागर, नागा अर्जुन सागर। इसी प्रकार से डल, भीमताल, लोकटक, चिल्का, राणा प्रताप सागर, पुलिकट और हीराकुंड। इनमें से आपको पहचानना है, आपको बॉक्स बनाना, आपको दो वर्ग बनाने हैं, जिसमें एक में आपको प्राकृतिक लिखनी है और एक में मानव निर्मित लिखनी है। अब कौन कौन सी है, जैसे आप देखेंगे प्राकृतिक झीलें कौन सी है, फटाफट से पहचानिए इनमें। अब देखो, आपको वुलर झील प्राकृतिक है, नैनीताल प्राकृतिक है, आपके बड़ा पानी प्राकृतिक है, सांबर प्राकृतिक है, फिर आपके आगे चलेंगे तो डल प्राकृतिक है, भीमताल प्राकृतिक, लोकटक प्राकृतिक, चिल्का प्राकृतिक है, फिर आपके पुलिकट प्राकृतिक है, बाकी सारी कृत्रिम जिले हैं। तो आपके इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। कौन सी है, देख लीजिएगा, वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, बड़ा पानी, चिल्का, सांबर, पुलिकट, ये सारी कैसी है, प्राकृतिक। कृत्रिम या मानव निर्मित कौन सी होगी, गोविंद सागर। कहां पर बनी हुई है गोविंद सागर, गोविंद सागर बनी हुई है आपके भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत सतलज नदी पर। कौन सी पर, सतलज नदी पर बनी हुई है भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बनी हुई है आपके चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है, कोटा में बनी हुई है, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर, कोटा राजस्थान में। कहां पर है ये, कोटा राजस्थान में। इसी प्रकार निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, हीराकुंड कहां पर है, हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा में है, महानदी पर। हीराकुंड बनी हुई है ओडिशा में, महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऐसी आपके ये कृत्रिम झीलें। अगला सवाल, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिएगा। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालयी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनमें आपको मुख्य अंतर स्पष्ट करने हैं। जैसे हिमालय नदियां कौन सी है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो कि आपके साल भर प्रवाहित होने वाली नदियां, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां, और इनके सहायक नदियां जैसे यमुना है, घाघरा, गंडक, कोसी, सरयू, रामगंगा, शारदा, ऐसी नदियां हैं। इसी प्रकार से आपके महानंदा नदी है, तिस्ता नदी है, ऐसी नदियां आपके जो हिमालय से निकलती है। दूसरी आती है आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसमें आपके नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनकी सहायक नदियां। इनकी सहायक नदियों में कौन सी आती है, जैसे तुंगभद्रा आती है, कबिनी आती है, फिर आपके कोयना आती है। ऐसी नदियां हैं जो इनकी सहायक नदियां हैं। अब आपको इन नदियों में अंतर लिखने हैं, तो उनके अंतर क्या हो सकते हैं। इन नदियों के अंतर की बात करें ना, तो सबसे पहले मैं आपको प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता बता रहा हूं, अंतर आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो, प्रायद्वीपीय नदी आपके हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां बारहमासी नदियां हैं। क्यों है नदियां, क्योंकि ये साल भर प्रवाहित होने का इनका सबसे बड़ा कारण है इनकी जल प्राप्ति का स्रोत। इनकी जल प्राप्ति का स्रोत क्या है, इनके एक तो आपके आपके ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ग्लेशियर पिघलने से इनको जल प्राप्ति होती है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद के पिघलने से गंगा का उद्गम होता है, बोखरचू हिमनद के पिघलने से सिंधु का उद्गम होता है, चेमा युंगडुंग हिमनद के पिघलने से आपके इसे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री हिमनद के पिघलने से गंगा, आप यमुनोत्री हिमनद के पिघलने से यमुना नदी का उद्गम होता है। दूसरा, इनको जल स्रोत मिलता है वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा जल। तो दो प्रकार से आपके प्राप्त होते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा जल प्राप्त हो जाता है और बाकी समय में आपके ये हिमनद पिघलते रहते हैं और इनको जल आपूर्ति होती है, तो वर्ष भर ये बहती है।
दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, इनका उद्गम होता है आपके प्रायद्वीपीय पठार से, या तो इनका विंध्याचल से, सतपुड़ा से, अमरकंटक से, पश्चिमी घाट से, यहां से उद्गम होता है। और ये क्षेत्र आपके अधिक ऊंचाई वाले भाग नहीं है, इसलिए यहां पर हिमनद नहीं पाए जाते हैं। तो इनकी आपके जल प्राप्ति का स्रोत मुख्य रूप से रहता है वर्षा जल, और वर्षा जल केवल वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है। तो ग्रीष्म ऋतु आते आते ये नदियां सूख जाती है या फिर पानी की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। दूसरा है आपके हिमालयी नदियों का अफवाह क्षेत्र विस्तृत है। अब इनमें साल भर पानी प्राप्त होता है, बड़ी मात्रा में पानी रहता है। तो ये नदियां आपके लंबी लंबी दूरियां तय करती है और इनका अफवाह क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इनकी सहायक नदियां भी काफी बहुत बड़ी बड़ी सहायक नदियां आती है। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है, बहुत बड़ी सहायक नदी है। तो इनका अफवाह क्षेत्र विस्तृत रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हो तो ये छोटी छोटी नदियां हैं और अफवाह क्षेत्र भी इनका छोटा रहता है। जैसे आपके नर्मदा और तापी नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां छोटी है, अफवाह क्षेत्र भी इनका कम है। फिर आप देखते हो वर्षा जल की प्राप्ति, आपके नदियों का जल स्रोत क्या है, तो वर्षा और आपके पिघली हुई बर्फ, ग्लेशियर, दोनों आपके हिमालय नदियों का है, और प्रायद्वीपीय नदियों में केवल वर्षा जल से प्राप्ति होती है इनकी। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो हिमालयी नदियां हैं, वो आपके गहरी घाटियों का निर्माण करती है। हिमालय नदियां क्या करती है, ये गहरी वे गहरी घाटियों का निर्माण करती है। गहरी घाटियों वे गोर्ज का निर्माण करती है। गहरी घाटियों वे गोर्ज का निर्माण करती है, यानी कि महाखंड बनाती है। लेकिन जब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करोगे तो प्रायद्वीपीय नदियां उथली घाटियों से प्रवाहित होती है। कैसी, इनसे उथली घाटियां हैं और ये गोर्ज का निर्माण नहीं करती है। फिर आप हिमालयी नदियों की बात करेंगे तो हिमालयी नदियों में नौका संचालन आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पठारी प्रदेश में से होकर बहती है, इसलिए इनमें नौका संचालन आसानी से नहीं हो पाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में केवल डेल्टाई क्षेत्रों में जाकर नौका संचालन किया जा सकता है। फिर प्रायद्वीपीय नदियों में आप कुछ और तुलनाएं आपके विशेषता देखोगे तो प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जैसे नर्मदा और तापी प्रमुख नदियां हैं, तो इनके द्वारा डेल्टा नहीं बनते हैं, एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। जबकि हिमालयी नदियों में से कोई सी भी ऐसी नदी नहीं है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, सारी की सारी विस्तृत बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके ये मुख्य अंतर देखने को मिल सकते हैं हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में। नेक्स्ट सवाल, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिएगा। अब आपको तुलना करनी है प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करनी है। यानी कि पिछले सवाल में तो आपने तुलना की थी हिमालयी नदियों की और प्रायद्वीपीय नदियों की। अब प्रायद्वीपीय नदियां आपके दो प्रकार की है, कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती है, कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती है, इनकी आपको तुलनाएं करनी है। तो देखो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, पहले तो ये देखो। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करोगे, यानी कि पूर्व की ओर जो नदियां बहती है वो नदियां आपके हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब नदियों में आपको मानचित्र पर यहां पर छोटे से रूप में दिखा दूं कौन कौन सी नदियां हैं। ये प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे ना, तो यहां पर देखिएगा महानदी, फिर आपके आएगी गोदावरी नदी, फिर यहां पर आएगी कृष्णा नदी, फिर यहां पर आएगी कावेरी नदी। ये आपके पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और तापी प्रमुख नदियां हैं। ये यहां पर आपके पश्चिम दिशा में बहने वाली है। नदियों के नाम लिख दूं आपके यहां पर, ये आपके है नर्मदा नदी, ये नदी है आपकी तापी नदी, ये नदी है आपकी महानदी, यहां पर है आपके गोदावरी नदी, ये यहां पर आपके है कृष्णा नदी, और यहां पर आपके कावेरी नदी। ये प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब इनके अंतर क्या क्या हैं, तो देखिएगा जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं ये अपना जल कहां पर विसर्जित करती है, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। जैसे आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को देख सकते हैं। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और तापी नदियां हैं, ये अपना जल कहां उड़ेलती है, अपना जल अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। अब इनके अलावा यहां पर और कौन सी नदियां हैं, नर्मदा तापी के अलावा यहां पर आपको माही नदी मिलेगी, यहां पर आपको लूनी नदी मिलेगी, यहां पर आपको साबरमती नदी मिलेगी। फिर आपके जो पूर्व की ओर बहने वाली ये नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के द्वारा डेल्टाओं का निर्माण किया जाता है। ये विस्तृत डेल्टा बनाती है।
यानी कि जलोढ़, जिन पर जलोढ़ मिट्टी का आपके निक्षेपण किया जाता है। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती है, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, या इसे आप एस्चुरी भी कह सकते हैं। अब ये एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी होती है कि जैसे जब डेल्टा का निर्माण तो नदी के द्वारा उस स्थिति में किया जाता है जब नदी अपर्दित होती, आपके पूरे मार्ग में अपर्दन और निक्षेपण करती हुई बहती है, और डेल्टाई क्षेत्रों में प्रवेश करते करते सॉरी, आपके जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर प्रवेश करते करते नदी में गाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और ढलान यहां पर कम हो जाती है, और नदी का बहाव धीमा पड़ जाता है, तो नदी उस गाद को अपने साथ में प्रवाहित नहीं कर पाती है, तो उस गाद का निक्षेपण निकटवर्ती क्षेत्रों में कर देते हैं, और इस प्रकार से वहां पर आपके एक चापाकार आकृति में या त्रिभुजाकार आकृति का भाग बनता है, जिसमें नदी की छोटी छोटी धाराएं बंट जाती है, और साथ ही उन धाराओं के बीच में आपके जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण किया रहता है। उस क्षेत्र को कहा जाता है डेल्टा क्षेत्र। जबकि आप नर्मदा और तापी नदियों में ऐसी गाद बहुत ही कम होती है। उसका कारण क्या है कि ये अपर्दन कम करती है? नहीं, अपर्दन तो करती है, तो वो गाद कहां जाती है? उस गाद का जमाव कर दिया जाता है इनके द्वारा भ्रंश घाटियों में। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, नर्मदा और तापी, और भ्रंश घाटी की जो दरारें हैं भूगर्भ में, उन दरारों में गाद को भरती जाती है ये नदियां, और इस वजह से इनकी गाद है वो मुहाने तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए मुहाने पर ये अलग अलग शाखाओं में विभाजित नहीं होकर एक ही शाखा में जाकर समुद्र में विलय हो जाती है, जिसे आप ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। अब उदाहरण कौन कौन से नदियों के, ये उदाहरण मैंने आपको मानचित्र पर बताई दिए हैं। पूर्व की ओर आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदियां हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली में नर्मदा और तापी नदियां हैं। छोटी नदियों की बात करोगे तो यहां पर आपके पेरियार, भारतपुंजा, माही, या फिर आपके साबरमती जैसी छोटी नदियां भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला सवाल, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है? ये तो नदियों की आपके प्राकृतिक विशेषताएं हो गई, भौगोलिक विशेषताएं हो गई, इनका प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब आपको बताना है कि इन नदियों की आपके किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, यानी कि नदियों के आर्थिक महत्व है। सीधा सीधा आपको बताना है कि जो हमने अध्याय के दौरान जो लास्ट वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमने आर्थिक महत्वों की चर्चाएं की थी, वही आर्थिक महत्व आपको बताने हैं। तो देखिएगा, नदियों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है। नदियों के आर्थिक महत्व की बात करोगे तो यहां पर देखो, कृषि के देखो, सबसे पहले तो आपको पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। फिर दूसरी बात करोगे तो कृषि कार्य करोगे तो सिंचाई के लिए जल आपूर्ति हो जाएगी। फिर तीसरी बात करोगे तो परिवहन परिवहन के लिए काम आ जाएगा, नौका संचालन के माध्यम से। फिर आपके नदियों के आसपास के क्षेत्रों में आपके पर्यटन विकसित हो जाएंगे, जिससे देशी विदेशी सैलानी आएंगे, और नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में एक एक बाजार विकसित हो सकता है उनके लिए। आप जैसे आपके विदेशी सैलानी आएंगे, आपके जो दूसरे प्रदेशों से आपके जो घूमने के लिए लोग आएंगे, उनके लिए आपके रात्रि विश्राम के लिए वहां पर आपके होटल्स और रेस्टोरेंट्स बन जाएंगे, उनके खाने के लिए होटल्स बन जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे अन्य आपके क्रियाकलाप होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पूरी अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है, ये इसमें कार्य हो सकते हैं। फिर नदियों के पानी को रोककर आप बांध बनाएंगे, और उस बांध के माध्यम से आप जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये वो बहुत से कार्य हैं जो यहाँ पर आपके नदियों के द्वारा जो देश की अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान करते हैं, और अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा इनके द्वारा देखने को मिल सकता है। भारत जैसे देश की बात करेंगे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत की नदियों पर आपके बांध बनाकर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जिस वजह से कृषि की पैदावार अच्छी ली जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, जैसे पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं जो कि आपके जब यहाँ पर आपके हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 में, 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और उस समय हरित क्रांति के तहत ही यहाँ पर नदियों पर बांध बनाए गए, और यहाँ पर नहरों का जाल बिछाकर यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पूर्व आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में खेती की, यहाँ पर आपके गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। इस वजह से भारत आपके खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना था। इससे पहले तो भारत आपके खाद्यान्न का भी आयात करता था, अर्थात दूसरे देश से मंगवाने पड़ते थे, लेकिन इन नदियों की वजह से हमने नहरी तंत्र विकसित किया, और अच्छी गुणवत्ता के बीजों को काम में लेकर हमने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। इसी प्रकार से इन क्षेत्रों में आपके सरसों का उत्पादन अच्छा होता है। फिर नरम आपके आगे बढ़ते हैं बिहार वाले क्षेत्र या फिर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, तो वहां पर आपके चावल का अच्छा उत्पादन होता है। गन्ने का उत्पादन बिहार और उत्तर प्रदेश में अच्छा होता है। साथ ही साथ
पश्चिम बंगाल में जाते हो तो वहां पर जूट का उत्पादन अच्छा होता है, जिससे आपको बड़े रेशे मिलते हैं, जिससे आपके जैसे धान की बोरियां भरनी है या फिर किसी खाद्यान्न या अनाज की बोरियां भरनी है, तो उसके लिए जो बोरियां तैयार होती है उस जूट के माध्यम से तैयार होती है। फिर आप महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों की ओर जाते हो तो वहां पर आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कपास का अच्छा उत्पादन होता है। पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में भी कपास का सिंचाई सुविधाओं की वजह से कपास का अच्छा उत्पादन होता है। तो देश की अर्थव्यवस्था में हर तरीके से नदियों का योगदान होता है। इसी प्रकार से आप जितने भी उद्योग धंधे देखेंगे, जैसे जैसे आप सूती वस्त्र उद्योग देखो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट देख लो, अहमदाबाद में आपके नदियों के किनारे जैसे साबरमती नदी के किनारे देख लो, ये जितने भी सूती वस्त्र उद्योग है वो नदियों के किनारे पर विकसित हो रखे हैं। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग नदियों के किनारे विकसित हो रखा है। तो इन उद्योग धंधों में जल आपूर्ति भी इन नदियों के द्वारा की जा सकती है, और उद्योगों का तो एक बहुत बड़ा योगदान रहता है देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश का निर्यात यानी कि देश का व्यापार को बढ़ाने में भी ये सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विकास हैं। फिर आप इन नदियों के जो परंपरागत एक उपयोग की बात करोगे कि भाई जब से हमारी जो आपके मानव ने विकास किया है, मानव का विकास हुआ है और मानव सभ्य तरीके से रहने लगा है, उस समय प्रारंभ में नदियों को किस प्रकार से काम में लिया जाता था। तो मानव ने प्रारंभ में नदियों को एक अलग तरीके से काम में लिया। जैसे जैसे प्रारंभ में तो आपके आदि मानव थे जो जंगलों में रहते थे, स्थायी रूप से निवास भी नहीं करते, गुफाओं इत्यादि में रहते थे, कंदमूल और मांस का उपयोग करते थे अपने पे, और अपने जो वस्त्र भी काम में नहीं लेते, केवल आपके पत्तों के द्वारा अपने शरीर को ढक लेते। इस प्रकार का मानव आदि मानव था। लेकिन जैसे जैसे मानव ने कुछ पालतू जानवर लिए थे, कुछ पालतू जानवरों के जैसे दूध इत्यादि को काम में लेने लगे, कुछ फसलों का चयन किया जिनकी वजह से वो खाद्यान्न तैयार कर सकें, तो उसके लिए मानव धीरे धीरे, जैसे सभ्य मानव विकसित हुआ था, उन्होंने नदी घाटियों के आसपास अपनी अपनी सभ्यताएं विकसित की, नदियों के किनारे, ताकि उनको वहां पर पीने के लिए पानी मिल जाए, वो जो फसलें तैयार करेंगे उनको आपके सिंचाई के लिए पानी प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से अगर वो आपके पशु रख रहे हैं तो उनको पशुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार से उनकी पूरी की पूरा जीवन और उनकी पूरा का पूरा आर्थिक क्रियाकलाप और उनका जो मानव जीवन है वो पूरा का पूरा उन नदियों के इर्द गिर्द ही चलता था। इसीलिए तो आप देखते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताएं जो नष्ट हो चुकी सभ्यताएं हैं जिनका उत्खनन करके पता लगाया जाता है, वो सारी सभ्यताएं आपके प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यताएं हैं जिनका लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन वहां पर आपके बस्तियां थी जो आपके किसी कारण से वो नष्ट हो रखी है। तो वो नदियां सारी नदी घाटियों के किनारे पर वो बस्तियां विकसित हुई है। जैसे जैसे आप सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में देखते हो, हड़प्पा सभ्यता है जिसमें आपके हड़प्पा नगर है, मोहनजोदड़ो है, या फिर आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में इसी सिंधु नदी घाटी सभ्यता के क्षेत्र आते हैं, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, ये फिर आपके धोलावीरा क्षेत्र, ये आपके इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। इसी प्रकार से विश्व में जाकर देखेंगे तो विश्व में मध्य एशिया की तरफ जाएंगे तो दजला फरात नदियों के किनारे पर विकसित हुए हैं। यूरोप में जाएंगे तो रोम नदी के किनारे विकसित हुए हैं। तो ये सारी सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे पर विकसित हुई है। तो इस प्रकार से नदियों के आर्थिक महत्व आपके सभ्यता आपके प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक बहुत अधिक आर्थिक महत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। सारे आपके अभ्यास प्रश्न आपके यहीं पर फिनिश हो जाते हैं। मैंने आपको अच्छी तरीके से सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, आपके ज्ञान वर्धन में सहायता मिलेगी। तो इन अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना और अच्छे से इनका रिवाइज करते रहना। हम मिलते हैं इसी चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।